आज जो आप कहानी सुनने वाले हैं वो एक ऐसी कहानी है जिसमें इश्क पूरा नहीं हुआ। असल में तनवीर नाम का एक लड़का बारिश में नहाती हुई लड़कियों को अपनी कोठी से देखता है और उनमें से एक के ऊपर लट्टू हो जाता है। एक दिन वो लड़की लिफ्ट मांगती है। तनवीर को लगता है कि अब तो बात बन गई, लेकिन बहुत जल्दी उसे मालूम होता है कि वो लड़की वेश्या है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कुछ जगह पर ये कहानी बहुत ही ज़्यादा नागवार गुजर रही थी। आइए सुनते हैं सादत हसन मंटो की लिखी हुई कहानी बारिश। मूसलाधार बारिश हो रही थी और वो अपने कमरे में बैठा जल थल देख रहा था। बाहर बहुत बड़ा लॉन था जिसमें 2 दरख्त थे। उनके सब्ज पत्ते बारिश में नहा रहे थे। उसको महसूस हुआ कि वो पानी की इस यूरिश से खुश होकर नाच रहे हैं। उधर टेलीफोन का एक खंबा गड़ा था उसके फ्लैट के ऐन सामने। ये भी बड़ा मसरूर नजर आता था। हालांकि उसकी मसरत की कोई वजह मालूम नहीं होती थी। इस बेजान शय को भला मसरूर क्या होना था। लेकिन तनवीर ने, जो कि बहुत मगमूम था, यही महसूस किया कि उसके आसपास जो भी शय है खुशी से नाच गा रही है। सावन गुजर चुका था और बारान रहमत नहीं हुई थी। लोगों ने मस्जिदों में इकट्ठे होकर दुआएं मांगी, मगर नतीजा बरामद ना हुआ। बादल आते और जाते रहे, मगर उनके थनों से पानी का एक कतरा भी न टपका। आखिर एक दिन अचानक काले काले बादल आसमान पर घिर आए और छाजो पानी बरसने लगा। तनवीर को बादलों और बारिश से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी जिंदगी चटियल मैदान बन चुकी थी जिसके मुंह में पानी का एक कतरा भी किसी ने टपकाया ना हो। 2 बरस पहले उसने एक लड़की से, जिसका नाम सुरैया था, मोहब्बत करना शुरू की, मगर एक तरफा मोहब्बत थी। सुरैया ने उसे दरखोर इतना ही समझा। सावन के दिन थे, बारिश हो रही थी। वो अपनी कोठी से बाहर निकला, जांघिया पहनकर नहाए और बारिश का लुत्फ उठाए। आम बाल्टी में पड़े थे। वो अकेला बैठा उन्हें चूस रहा था कि अचानक उसे चीखे और कहकहे सुनाई दिए। उसने देखा कि साथ वाली कोठी के लॉन में 2 लड़कियां बारिश में नहा रही हैं और खुशी में शोर मचा रही हैं। उसकी कोठी और साथ वाली कोठी के दरमियान सिर्फ एक झाड़ियों की दीवार हाइल थी। तनवीर उठा, आम का रस चूसते हुए वो बाड़ के पास गया और गौर से उन लड़कियों को देखा। दोनों महीन मलमल के कुर्ते पहने थी जो उनके बदन के साथ चिपके हुए थे। शलवार चूंकि लट्ठे की थी, इसलिए तनवीर को उनके बदन के नीचे हिस्से के सही खदो खाल का पता न चल सका। उसने पहले किसी औरत को ऐसी नज़र से कभी नहीं देखा था जैसा कि उस रोज़, जबकि बारिश हो रही थी, उसने उन दोनों लड़कियों को देखा था। देर तक वो उनको देखता रहा जो बारिश में भीग भीग कर खुशी के नारे बुलंद कर रही थी। तनवीर ने उनको पहले कभी देखा नहीं था, इसलिए कि वो ताबन कुछ इस किस्म का लड़का था कि वो किसी लड़की को बुरी नज़रों से देखना गुनाह समझता था। मगर उसने उस रोज़ बड़ी ललचाई नज़रों से उनको देखा। तनवीर की उम्र उस वक्त 20 बरस के करीब होगी। ना तजुर्बेकार था। जिंदगी में उसने पहली मर्तबा जवान लड़कियों के शबाब को गीली मलमल में लिपटे देखा था, तो उसने यूं महसूस किया कि उसके खून में चिंगारियां दौड़ रही हैं। उसने उन लड़कियों में से एक को मुंतखब करना चाहा। देर तक वो गौर करता रहा। एक लड़की बड़ी शरीर थी, दूसरी उससे कम। उसने सोचा शरीर अच्छी रहेगी जो उसको शरारतों का सबक दे सके। ये शरीर लड़की खूबसूरत थी। उसके बदन के आज़ा भी बहुत मुनासिब थे। बारिश में नहाती जलपरी मालूम होती थी। थोड़ी देर के लिए तनवीर शायर बन गया। उसने कभी इस तौर पर सोचा नहीं था, लेकिन उस लड़की ने, जिसका कुर्ता दूसरे के मुकाबले में बहुत ज़्यादा महीन था, उसको ऐसे ऐसे शेर याद करा दिए जिनको अरसा हुआ भूल चुका था। इसके अलावा रेडियो पर सुने हुए किसी फिल्मी गाने की धुनें भी उसके कानों में गूंजने लगी और उसने बाढ़ के पीछे से ये महसूस करना शुरू किया कि वो अशोक कुमार है, दिलीप कुमार है। फिर उसे कामिनी कौशल और नलिनी जयवंत के खद्दो ख्याल नजर आए, तो उसने उन दोनों एक्ट्रेसों पर लानत भेजी। वो उनसे कहीं ज़्यादा हसीन थी। उसके मलमल के कुर्ते में जो शबाब था, उसका मुकाबला उसने सोचा कोई भी नहीं कर सकता। तनवीर ने आम चूसने बंद कर दिए और उस लड़की से, जिसका नाम परवीन था, इश्क लड़ाना शुरू कर दिया। शुरू में उसे बड़ी मुश्किलात पेश आई, इसलिए कि उस लड़की तक रसाई तनवीर को आसान नहीं मालूम होती थी। फिर उसे अपने वालिदैन का भी डर था। इसके अलावा उसे यह भी यकीन था कि वो उससे मुल्तफित होगी या नहीं। बहुत देर तक वो उन्हीं उलझनों में गिरफ्तार रहा। रातें जागता, झाड़ियों की पस्त कद झाड़ के पास जाता, मगर वो नजर न आती।
घंटों वहाँ खड़ा रहता और वो बारिश वाला मंजर जो उसने देखा था आंख बंद करके जहन में दोहराता रहता। बहुत दिनों के बाद आखिर उसको एक रोज़ उससे मुलाकात करने का मौका मिल गया। वो अपने बाप की कार में घर के किसी काम की गरज से जा रहा था कि परवीन से उसकी मुठभेड़ हो गई। वो कार स्टार्ट कर चुका था कि साथ वाली कोठी में तनवीर के ख्वाबों की शहजादी निकली। उसने हाथ से इशारा किया कि वो मोटर रोक ले। तनवीर घबरा गया। हर आशिक ऐसे मौक़ों पर घबरा ही जाया करता है। उसने मोटर कुछ ऐसे बेड़े अंदाज में रोकी कि उसको ज़बरदस्त धचका लगा। उसका सर ज़रा ज़ोर से स्टीयरिंग व्हील के साथ टकराया, मगर उस वक्त वो शराब के नशे से ज़्यादा मखमूर था। उसको उसकी महबूबा ने खुद मुखातिब किया था। परवीन के होठों पर गहरे सुर्ख रंग की लिपस्टिक थोपी हुई थी। उसकी सुर्ख मुस्कुराहट ने कहा, माफ़ी फरमाइएगा, मैंने आपको तकलीफ़ दी। बारिश हो रही है, तांगा इस दूर दराज जगह मिलना मुहाल है और मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। आप मेरे हमसाए हैं, इसलिए आपको ये जहमत दी। तनवीर ने कहा, जहमत का क्या सवाल पैदा होता है? मैं तो उसकी ज़बान लड़खड़ा गई। आपसे मेरा तारुफ तो नहीं, लेकिन आपको एक बार देखा था। परवीन अपनी सुर्ख मुस्कुराहटों के साथ कार में बैठ गई और तनवीर से पूछा, आपने मुझे कब देखा था? तनवीर ने जवाब दिया, आपकी कोठी के लॉन में, जब आप और आपके साथ एक और लड़की बारिश में नहा रही थी। तनवीर ने अपने गहरे सुर्ख लबों में चीख-नुमा आवाज़ निकाली, हाय, आप देख रहे थे? ये गुस्ताखी मैंने ज़रूर की, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। परवीन ने एक अदा के साथ उससे पूछा, आपने क्या देखा? ऐसा सवाल था कि तनवीर उसका जवाब नहीं दे सकता था। आएँ बाएँ शाएँ करके रह गया। जी कुछ नहीं, बस आपको, मेरा मतलब है 2 लड़कियां जो बारिश में नहा रही थी और खुश हो रही थी। परवीन के गहरे सुर्ख लबों पर शरीर मुस्कुराहट पैदा हुई। तनवीर ने मोटर स्टार्ट कर दी। आपको कहाँ ड्रॉप कर दूँ? परवीन मुस्कुराई। आप मुझे कहीं भी ड्रॉप कर दें, वहीं मेरी मंजिल होगी। तनवीर ने यूँ महसूस किया कि उसे अपनी मंजिल मिल गई। लड़की जो उसके पहलू में बैठी है अब उसी की है, लेकिन उसमें इतनी ज़रूरत नहीं थी कि वो उसका हाथ दबा या उसकी कमर में 1-2 सेकंड के लिए अपना बाजू हमायल कर दे। बारिश हो रही थी, मौसम बहुत खुशगवार था। उसने काफ़ी देर सोचा। मोटर की रफ्तार उसके ख्यालात के साथ साथ तेज़ होती गई। आखिर उसने एक जगह रोक लिया और जज्बात से मकबूल होकर उसको अपने साथ चिमटा लिया। उसके होठों से अपने होठ पैवस्त कर दिए। उसको ऐसा मालूम हुआ कि वो कोई बहुत ही लजीज आम चूस रहा है। परवीन ने कोई मुजाहमत न की, लेकिन फ़ौरन तनवीर को यह एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ कि उसने बड़ी नाशाइस्ता हरकत की है और गालिबन परवीन को उसकी ये हरकत पसंद नहीं आई। चुनांचे एकदम संजीदा होकर उसने कहा, आपको कहाँ जाना है? परवीन के चेहरे पर यूँ खफगी के कोई आसार नहीं थे, लेकिन तनवीर यूँ महसूस कर रहा था जैसे वो उसके खून की प्यासी है। परवीन ने उसे बता दिया उसे कहाँ जाना है। जब वो उस जगह पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि वो रंडियों का चकला है। जब उसने परवीन को मोटर से उतारा तो उसके होठों पर गहरे लाल रंग की मुस्कुराहट बिखर रही थी। उसने कूल्हे मटकाकर ठेठ कस्बियों के अंदाज में उससे कहा, शाम को मैं यहाँ होती हूँ, आप कभी ज़रूर तशरीफ़ लाइए। तनवीर जब भौचक्का होकर अपनी मोटर की तरफ बढ़ा तो उसे ऐसा लगा कि वो भी एक कस्बी औरत है जिसे वो हर रोज़ चलाता है। उसकी लाल बत्ती लिपस्टिक है जो परवीन ने होठों पर थोपी हुई थी। वो वापस अपनी कोठी चला आया। बारिश हो रही थी और तनवीर बेहद मगमूम था। उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आंखों के आंसू बारिश के कतरे बनकर टपक रहे हैं। आपको क्या लगता है इस कहानी के बारे में कि इस कहानी में कोई दम था, मतलब, या फिर ये एक फालतू दिमाग की उपज थी सिर्फ? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई कहानी हींग वाला। अम्मा, हींग लेगा, कहता हुआ एक खान लगभग 35 साल का आंगन में आकर रुक गया। पीठ पर बंधे हुए पीपे को खोलकर उसने नीचे धर दिया और मॉलश्री के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठ गया। भीतरी बरामदे से एक 9-10 बरस के बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। पर खान इतने में भला क्यों जाने लगा? वो ज़रा और आराम से बैठ गया और अपने साफे के छोर से हवा करता हुआ बोला, अम्मा हींग ले लो। अम्मा, हम अपने देश को जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। सावित्री इस हम उम्र बेटे की बात शायद ही कभी टाल सकी हो।
रसोई घर से हाथ धोकर वो बाहर आई, बोली, हींग तो बहुत सी रखी है खान, अभी 15 दिन तो हुए नहीं, तुमसे हींग ली थी। खान ने जैसे सावित्री की बात सुनी ही ना हो, उसी स्वर में फिर बोला, हेरा हींग है माँ, हम तुम्हारे हाथ की बोहनी मांगता है, 1 ही तोला ले लो, पर ले लो ज़रूर, हम देकर जाएगा। इतना कहकर खान ने हींग के छोटे बड़े कई डिब्बे खोलकर रख दिए। सावित्री उन डिब्बों की तरफ देख भी नहीं पाई थी कि उसने फौरन एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो माँ, ये हींग 1 नंबर है, हम तुमको धोखा नहीं देगा माँ। सावित्री बोली, पर मैं इतना हींग लेकर करूंगी क्या, ढेर सी रखी है। खान बोला, कुछ भी तो ले लो अम्मा, हम देने के लिए आया है, घर है, पड़ी रहेगी, फिर आज हम अपने देश को जाता है, खुदा जाने कब लौटेगा। और खान बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए हींग तौलने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे बहुत नाराज हुए। सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी न लेना, जबरदस्ती तौले जा रहा है। जब हींग तौलकर पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने खान ने रख दिया, तब सबसे छोटे बच्चे ने पुड़िया उठाकर खान के पास फेंकते हुए कहा, ले जाओ, हमें नहीं लेना है, चलो माँ अंदर, चलो। सावित्री ने किसी की बात का उत्तर न देकर हींग की पुड़िया उठा ली और पूछा, कितने पैसे हुए? 6.25 आने पैसे अम्मा, खान ने उत्तर दिया। सावित्री ने 5 पैसे तोले के भाव से 6.25 आने पैसे लाकर खान को दे दिए। खान सलाम करके चला गया, पर सावित्री के बच्चों को माँ की ये बात अच्छी नहीं लगी। वे तीनों बहुत नाराज थे। उन्हें यही लग रहा था कि माँ ने खान को इतने पैसे दे दिए हैं, अभी हम मांगे तो कभी ना दे। सबसे छोटा बच्चा, जिसकी उम्र लगभग 6 साल थी, बोला, भैया मांगो तो भला माँ से पैसे, फिर हम लोग मलाई का बर्फ खाएंगे। बड़े लड़के ने कहा, माँ तुमने खान को वैसे ही 6 आने पैसे दे दिए हैं, हींग की कुछ ज़रूरत नहीं थी। इसके आगे उसे कुछ कहने का साहस ना हुआ, पर छोटे के कानों में तो मलाई की बर्फ वाली की आवाज़ गूंज रही थी। मलाई का बर्फ, ठंडा ठंडा बर्फ। वो माँ से बिगड़ कर बोला, 2 माँ 6 आने पैसे हमको भी, हम बिना लिए नहीं रहेंगे। लड़की, जिसकी उम्र 8 साल की थी, बड़े गंभीर स्वर में बोली, तुम माँ से पैसे मत मांगो, वो तुम्हें नहीं देंगी, उनका बेटा तो वही खान है, हम नहीं हैं। सावित्री को बच्चों की इन बातों पर हंसी आ रही थी, किंतु उसने अपनी हंसी दबाकर बनावटी क्रोध में कहा, चलो चलो, बड़ी बातें बनाने लग गए हो, खाना तैयार है, खाओ। छोटा बोला, पहले पैसे दो, तुमने खान को दिए हैं। सावित्री ने कहा, खान ने पैसों के बदले में हींग दिया है, तुम क्या दोगे? छोटा, मिट्टी देंगे। सावित्री हंस पड़ी, अच्छा चलो पहले खाना खाओ, फिर मैं रुपया तुड़ाकर तीनों को 6 आने दूंगी। खाना खाते खाते हिसाब लगा, 1 रुपए में 16 आने, 6 आने रतन लेगा, 6 आने मुन्नी लेगी, छोटे के लिए 4 ही आने बचेंगे। छोटा बिगड़ पड़ा, कभी नहीं, मैं 6 आने लूंगा। और दोनों में मारपीट हो चुकी थी। यदि मुन्नी 4 आने पैसे स्वयं लेना ना स्वीकार कर लेती। कई महीने बीत गए, सावित्री की हींग सब खत्म हो गई। इसी बीच होली आई। होली के अवसर पर हिंदू मुसलमानों में बड़े भयंकर रूप से दंगा हो गया। बहुत से हिंदू और मुसलमान मारे गए। मुसलमान मारने वालों में 2 खान भी थे। इससे खान लोगों ने बड़ा उपद्रव मचाया, परंतु सब जगह नहीं। जिस मोहल्ले में खान मारे गए थे, वहां पर खानों के उपद्रव ने भयंकर रूप धारण कर लिया था। उन्होंने कई हिंदुओं की दुकानें लूट लीं, घरों में आग लगा दी और ना जाने क्या क्या किया। धारा 144 के साथ साथ कर्फ्यू ऑर्डर भी लगाया गया। परिणाम ये हुआ कि हिंदुओं की होली न जल पाई। वे हिंदू के प्राणों के ग्राहक हो रहे थे। शहर भर में आतंक छाया हुआ था। कौन किस पर किस समय घात कर दे, कुछ ठिकाना ना था। ऊपर से सब जगह शांति दिखाई देती थी, परंतु अंदर ही अंदर एक भयंकर अग्नि सुलग रही थी। 2 खान मारे गए हैं। सावित्री कभी कभी सोचती, हींग वाला खान तो नहीं मार डाला गया। फिर सोचती, मार डाला गया हो तो मर जाने दो, दूसरे हींग वाले भी तो होंगे। परंतु ना जाने क्यों हींग वाले खान की याद उसे प्रायः आ जाया करती। एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उसी मोलश्री के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी कुछ बीन रही थी। स्कूल की छुट्टी थी। तीनों बच्चे आसपास खेल रहे थे। सावित्री ने सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे हैं, क्या काम है, भीतर मत जाओ, यहाँ आओ।
उत्तर मिला, हींग है हींग, हेरा हींग। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों में आए खान, हींग तो कब की खत्म हो गई। खान देश को गया था अम्मा, परसों ही तो लौटा हूं। सावित्री, यहां तो हिंदू मुसलमान में बहुत जोरों का दंगा हो गया है। खान, सुना, समझ नहीं है लड़ने वालों में। सावित्री, खान, दंगे की बात सुनकर भी तुम हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा? दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत कहो अम्मा, बेटे को भी क्या कभी माँ से डर हुआ है जो मुझे होता। और इसके बाद ही उसने अपना डब्बा खोला और छटाक हींग तौल कर सावित्री को दे दिया। चिल्लर दोनों में से किसी के पास न थी। खान फिर आकर पैसे ले जाएगा, सावित्री को सलाम करके वो चला गया। दशहरा हिंदुओं का बड़ा त्यौहार होता है। होली पर दंगा हो ही चुका था, अभी किसी प्रकार के दंगे की आशंका न थी। शहर में सब जगह पूर्ण शांति थी। हिंदू होली न जला सके थे, इसलिए भरे तो बैठे ही थे। दशहरा वो दूने उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। हिंदुओं में खूब उत्साह था। 4 बजे शाम को काली का जुलूस निकलने वाला था। पुलिस का काफी प्रबंध था। किसी प्रकार के दंगे की आशंका न होते हुए भी सावधान रहने की जरूरत थी। सावित्री के बच्चों ने कहा कि हम भी काली का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री के पति शहर से बाहर गए थे। सावित्री स्वभाव से ही कुछ भीरू थी, फिर भला बच्चों को जुलूस देखने कैसे भेज दे, जबकि पति भी घर में नहीं है। उसने बच्चों को पैसे का, खिलौनों का, सिनेमा का ना जाने कितने प्रलोभन दिए, पर बच्चे ना माने सो ना माने। नौकर श्यामू स्वयं जुलूस देखने को बहुत उत्सुक हो रहा था। उसने कहा, भेज दो ना माँ जी, मैं अभी तो दिखा कर लिए आता हूँ। मोहल्ले के और लोग भी तो गए हैं। और कई कल्पित नाम श्यामू गिना गया। अब बच्चों ने और भी जोर पकड़ा। उनका एक समर्थक भी तो बढ़ गया था ना। लाचार, इच्छा न होते हुए भी सावित्री को काली का जुलूस देखने के लिए बच्चों को भेजना पड़ा, परंतु उसने बार बार श्यामू को ताकीद कर दी कि दिन रहते ही बच्चों को लेकर लौट आवे। बच्चे तो खुशी खुशी काली का जुलूस देखने गए, और इधर बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री के प्राण जैसे मुरझा से गए। अब वो थी और उसका साल भर का गोदी का बच्चा। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी, किंतु देखते देखते दिन ढल चला। अंधेरा बढ़ने लगा, पर सावित्री के बच्चे न लौटे। अब सावित्री को न भीतर चैन थी न बाहर। वो घबराई हुई बच्चों को भेज देने की अपनी मूर्खता पर पछताती हुई कभी भीतर जाती, कभी बाहर आती। इतने में कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। वो दौड़कर बाहर गई। उन आदमियों से पूछा, ऐसे भाग कर क्यों जा रहे हो? काली का जुलूस तो निकल गया ना? एक आदमी, दंगा हो गया दंगा माँ जी, दंगा, बड़ा भारी दंगा, कहता हुआ आगे बढ़ गया। सावित्री के हाथ पैर जैसे ठंडे पड़ गए। इसी समय कुछ लोग और तेजी से जाते हुए दिखे। सावित्री ने उन्हें भी रोका। उन लोगों ने कहा, दंगा हो गया है, मस्जिद के पास पुलिस ने गोली चला दी है, लाशों के मारे सड़क बंद हो गई है, हजारों आदमी मर गए। अब सावित्री क्या करे? उन्हीं में से किसी एक ने कहा, भाई मेरे बच्चों की खबर ला दो, 2 लड़के हैं, 1 लड़की, मैं तुम्हें मुंहमांगा इनाम दूंगी। एक देहाती ने जवाब दिया, का हम तुम्हारे बच्चन का पहचानित है माँ जी, फिर जान से प्यार कुछो नहीं होत। जहाँ इतनी गोली चल रही है, घोड़ा दौड़त है, को मरन को जाए। इनाम देव चाहे खजाना उलट देव, को न जाई। और वे चले गए। सावित्री सोचने लगी, सच तो है, इतनी भीड़ में भला वे देहाती मेरे बच्चों को खोजते भी कैसे? उनसे बच्चों की खबर लाने के लिए कहना ही भूल थी, पर करे भी तो क्या करे? साल भर के गोद के बच्चे को न तो वो छोड़कर ही जा सकती थी, न लेकर। मोहल्ला पड़ोस में भी कोई ऐसा नहीं जिसे वो भेज दे। उसे रह रहकर अपने पर क्रोध आ रहा था। आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों? वे तो बच्चे ठहरे, जिद तो करते ही, पर भेजना न भेजना तो उसी के हाथ की बात थी। अगर वो ना भेजती तो क्या बच्चे जबरदस्ती चले जाते? और वो श्यामू, जब देखो तभी अपनी टांग अड़ा देता है। अभी दिखा कर लाता हूँ माँ जी, और उसका अभी तक नहीं हुआ। सावित्री पागल सी हो गई। उसे रह रहकर लाशों के बीच अपने बच्चे भी तड़पते दिखाई पड़ते। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवता मना डाले। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। रात के साथ साथ नीरवता बढ़ चली, पर उसके बच्चे लौटकर नहीं आए। अब शायद उसके बच्चे लौटकर ना आएंगे। सावित्री हताश होकर सोए हुए बच्चे के पैताने जाकर गिरी पड़ी सी और फूट फूट कर रोने लगी।
इसी समय उसे ऐसा जान पड़ा जैसे कोई गाड़ी आकर उसके दरवाजे पर रुकी हो और उसे वो चिरपरिचित आवाज़ सुनाई पड़ी, अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर गई। उसने देखा उसके तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, बखत अच्छा नहीं अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर न भेजा करो। फिर सावित्री को खान से ही मालूम हुआ कि दंगा ज़रूर हो गया था। झूठे पुलिस को फायर करने भी पड़े, पर मरा कोई नहीं। कुछ लोग घायल ज़रूर हैं, पर पुलिस की गोली से नहीं, पत्थरों से। अब सब जगह शांति है। बच्चे दौड़कर सावित्री से लिपट गए। छोटे ने कहा, अम्मा, खान बहुत अच्छा है। शामू तो हमें दंगा होते ही छोड़कर भाग गया। खान ने ही हमें बचाया, नहीं तो हमें भी चोट आती। सावित्री ने पूछा, अच्छा, अब तो खान से हींग लेने दोगे? बच्चों ने एक स्वर से कहा, हाँ हाँ ज़रूर लेने देंगे, खान तो हमारा दोस्त है। खान ने डपट कर कहा, नहीं, दोस्त नहीं, हम तुम्हारा भाई है, भाई।